हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे और चैप्टर नंबर 11 हम कल स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था व्यक्तित्व के बारे में कि बालक की जो पर्सनालिटी होती है वो किस तरीके से डेवलप करती है पर्सनालिटी में, और कौन कौन से शील गुण आते हैं। शील गुण का अर्थ बताया था हमने, लक्षण या विशेषताएँ की पर्सनैलिटी की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। उसी सीरीज में आज का टॉपिक है कि व्यक्तित्व के प्रकार, यानी पर्सनालिटी कितने टाइप्स की हो सकती है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होगा, हर किसी में अलग अलग पर्सनालिटी होगी। जैसे हमने कल शील गुण के लक्षण पढ़े थे, पर्सनालिटी के लक्षण थे कौन कौन से थे, ईमानदारी, उदासी, प्रफुल्लता, अधीनता, ये सब क्या थे, पर्सनालिटी थी। कोई किसी पे डिपेंड रह के काम करता है, कोई खुली फ्री होके काम करता है, कोई क्या करता है ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, कोई हमेशा दुखी रहता है, कोई खुश रहता है। तो ये सब क्या थे, मतलब व्यक्तित्व पर्सनालिटी की क्या थी, विशेषताएं थी। तो उसी सीरीज में आ जाए कि लोगों का व्यक्तित्व किस तरीके से हो सकता है, कि पर्सनालिटी कितने टाइप्स से हो सकती है। ये अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, सबने अपने अपने हिसाब से बताए थे। तो सबसे पहला टाइप है पर्सनालिटी का, वो है सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण, कि मतलब जो नॉर्मल होता है जनरल नॉलेज में, मतलब नॉर्मली जो बिहेवियर होता है, नॉर्मली जो लोगों की पर्सनालिटी होती है वो किस तरीके से होती है। तो उस टाइप से उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की पर्सनालिटी होती है, मतलब जो जनरली जो सब में बिहेवियर पाया जाता है, नॉर्मली जो सब में पर्सनालिटी पाई जाती है वो इन 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, राजसी, सात्विक और तामसिक। अब राजसी में कौन कौन सी आएगी, जो राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जिनका रहन सहन, ठाट बाट और खाना पीना, बोलचाल कैसा होता है, राजाओं के जैसा होता है। जैसे पुराने ज़माने में राजा वगैरह महाराजा होते थे, वो कैसे रहते थे, ठाट बाट के साथ रहते थे। उनका खाना पीना, रहन सहन एकदम राजाओं की तरह होता था। तो उसी तरीके से आज के टाइम में जो लोग इस तरीके से रहते हैं, मतलब अपने में रहते हैं, अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, अपने पहनने का, अपने रहने का, उसी पे प्रॉपर फोकस करते, तो वो किस में आते हैं, राजसी बिहेवियर में आते हैं। उनका जो रहने का तरीका होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, एकदम ठाट बाट वाली होती है राजाओं की तरह। तो उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी हो जाएगी राजसी। फिर उसके बाद आता है सात्विक। सात्विक का अर्थ होता है कि मतलब वो लोग जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, मतलब जिनका ध्यान किस में होता है, पूजा पाठ में वगैरह, भगवान का ध्यान करना, है ना। तो उसमें किसका आएगा, वह व्यक्ति जिसका झुकाव धर्म की ओर हो, वह नित्य पूजा पाठ करता है, भजन में लीन रहता है, प्रवचन में भाग लेता है। मतलब नॉर्मली देखें तो मतलब जो भगवान में ज़्यादा बिलीव करता है, हमेशा पूजा पाठ करेगा, सत्संग में जाएगा, वो कैसे लोग होते हैं, सात्विक बिहेवियर वाले। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, सात्विक। राजसी कैसा था, राजा वाला। सात्विक कैसा हो गया, धर्म वाला, धर्म और भगवान, मतलब अपने धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। फिर उसके बाद है तामसिक। तामसिक में क्या आएगा, वह व्यक्ति जो बात बात पर क्रोधित हो जाता है, धर्म को नहीं मानता, गलत कार्य करता है, गलत व्यवहार करता है, दूसरों को परेशान करता है। तो वो सब किस में आएंगे, तामसिक में। मतलब सबसे पहले जो राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं करते, खुद के बारे में सोचते, अपने रहने पीने, खाने पीने का ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद आएंगे जो भगवान में ज़्यादा बिलीव कर, अपना जो धर्म होता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते, मंदिरों में जाते, कीर्तन वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तामसिक लोग। उसमें क्या आएगा, ये लोग भगवान को नहीं मानते, दूसरों को परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते, बात बात पे क्रोधित होते, गलत काम करते हैं। वो सब किस में आएंगे, तामसिक में। तो नॉर्मली जो मतलब जो बिहेवियर देखा जाता है लोगों में, वो इन 3 तरह का होता है। कोई खुले दिल वाला होता है तो राजाओं में आ गया, जो भगवान का ध्यान करेगा वो सात्विक में आ गया। तो इसके अलावा जो बुरे काम वगैरह करते हैं वो किस में आएंगे, तामसिक में। तो ये सामान्य दृष्टिकोण हो गया कि जनरली लोगों को किस बिहेवियर पे पहचाना जाता है, इस बिहेवियर पर उनकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा टाइप है पर्सनालिटी का, आयुर्वेद के अनुसार। जो हमारा जो प्राचीन भारत था, भारत में हम लोग किस तरीके से बात करते थे पहले, आयुर्वेद के अनुसार, मतलब ग्रंथों के अनुसार व्यक्तित्व को बताते थे। तो उसमें सबसे पहले बताया इन्होंने वात प्रधान की पर्सनैलिटी कैसी होती है, वात प्रधान होती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, वे जो ना तो अधिक मोटे होते हैं और न ही पतले होते, बल्कि बीच के होते हैं। इनके स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन रहता है। मतलब वात प्रधान वाले व्यक्तित्व जो होते हैं, उसमें आयुर्वेद ने क्या रखा है, ये लोग कैसे होंगे, दुबले पतले होंगे, चिड़चिड़े होंगे, नहीं तो ज़्यादा मोटे होते हैं ना ही पतले होते हैं। तो इनकी शारीरिक हो गई, चिड़चिड़े होते हैं ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, इनका स्वभाव हो गया।
तो मतलब आयुर्वेद ने किसके आधार पर वर्गीकृत किया है, उनकी शारीरिक रचना और उनका जो स्वभाव होता है उसके आधार पर पर्सनालिटी को टाइप में मतलब पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। तो पहला टाइप कौन सा था, वात प्रधान। इसमें क्या होते हैं, वे लोग जो ना तो ज़्यादा पतले होते हैं ना ही ज़्यादा मोटे होते हैं, बीच के होते हैं। तो इनके शारीरिक रचना हो गई। अब उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव किस तरीका है, तो कैसे होते हैं ये लोग, चिड़चिड़े होते हैं। ये किसने बताया, आयुर्वेद ने। फिर उसके बाद दूसरा टाइप है पित्त प्रधान। अब इसके अंतर्गत कौन से लोग आएंगे, पित्त प्रधान में जो व्यक्ति सदैव क्रियाशील रहते हैं, उद्यमी होते हैं, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करते हैं। तो पित्त प्रधान में कैसे लोग आएंगे, हमेशा एक्टिव रहने वाले, हमेशा जो एक्टिव रहेगा, अपने सारे काम खुद करेगा, पूरी मेहनत और लगन के साथ करेगा। तो ऐसे लोग किस में आते हैं, पित्त प्रधान में। फिर उसके बाद है कफ प्रधान। अब इसमें कैसे आएंगे, इन दोनों में से जो बचा है वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, जो मोटा होता है, शांत होता है, कम क्रियाशील होता है, मतलब इन दोनों का अपोजिट जो बचा होगा वो सब इसमें आ जाएगा। ये लोग एक्टिव होते हैं तो ये लोग इनएक्टिव, ये लोग दुबले पतले थे तो ये कैसे हो जाएंगे, मोटे। ये एक्टिव थे तो हर काम बड़ी स्फूर्ति से करते थे, फटाफट कंप्लीट कर लेते, पूरी लगन के साथ करते थे। तो ये कैसे होते हैं, शांत होते हैं। तो ये पर्सनालिटी डिवाइड हो गई किस बेसिस पे, शारीरिक रचना और उनके स्वभाव के आधार पर आयुर्वेद ने 3 पर्सनालिटी बताई। कौन कौन सी, वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पर्सनालिटी के कितने टाइप्स हैं, तो उसने बताए हैं 3 टाइप्स, विचार, भाव और क्रिया। मनोवैज्ञानिक मतलब मन का विज्ञान, मन का विज्ञान अर्थात मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की क्षमता के बेसिस पे कि मस्तिष्क जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बेसिस पे पर्सनैलिटी कितने टाइप की होगी, तो 3 टाइप की, विचार, भाव और क्रिया। अब इन तीनों को अलग से देखते हैं। तो सबसे पहले है विचार प्रधान। जो व्यक्ति सदैव चिंता में लगे रहते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं, हमेशा विचार करते रहेंगे, तो उनमें क्या होता है, काम करने की धुन लगी रहती है। मतलब विचार कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है वो लोग विचार कर रहे हैं। विचार मतलब चिंतन कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहते हैं कि मुझे ये कुछ करते रहना है। तो वो क्या होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, उनमें काम करने की लगन होती है। तो ऐसे का लोग कैसे होते हैं, विचार प्रधान वाले होते हैं। इसमें किसका यूज़ हो रहा है, माइंड का यूज़ हो रहा है। तो मनोवैज्ञानिक किसका अध्ययन करते हैं, माइंड का ही अध्ययन करते हैं, है ना। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मतलब जो लोग मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, उन लोगों ने मस्तिष्क की क्षमता के आधार पर 3 टाइप बताए पर्सनालिटी के। सबसे पहला इन्होंने बताया विचार प्रधान, मतलब जो लोग विचार करते रहते हैं एनी टाइम, तो मतलब शोध में लगे हुए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वो लोग किस में आते हैं, विचार प्रधान में। फिर उसके बाद है भाव प्रधान। अब इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जिन संवेगों में भावों एवं मूल प्रवृत्तियों की अधिकता होती है वे चिड़चिड़े एवं अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं। मतलब भाव मतलब इमोशंस, मतलब इसके अंतर्गत वे लोग आएंगे जिनके इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते, कभी चिड़चिड़े रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी सबसे प्यार से बात करेंगे तो कभी किसी पे गुस्सा होंगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने भावों के प्रति वो क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो लोग किसमें आएंगे, भाव प्रधान में। फिर उसके बाद है क्रिया प्रधान लोग। ऐसे व्यक्तित्व कैसा होता है, वे व्यक्ति जो उद्यमी होते हैं, मतलब शरारती होते हैं, अपने कार्य को बेहतर व श्रेष्ठ परिणाम देने में लगे रहते हैं, वे क्रिया प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। मतलब ये किस क्रिया प्रधान वाले कैसे हो गए, पित्त प्रधान था उसके जैसा हो गए, क्योंकि ये लोग भी कैसे थे, एक्टिव थे, अपने धुन के पक्के थे, हर काम को पूरी लगन के साथ करते थे। तो वही लोग कैसे होते हैं, क्रिया प्रधान ही होते हैं, मतलब क्रिया करने में बिलीव करते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और शरारती भी होते हैं। ये किसने बताए थे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पर्सनालिटी के 3 टाइप थे, विचार प्रधान, भाव प्रधान और क्रिया प्रधान। विचार प्रधान के अंतर्गत जो विचार करते रहते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उनका विचार चलता रहता है, उनका चिंतन चलता रहता है। तो विचार के अंतर्गत कौन आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे। फिर उसके बाद है भाव प्रधान, जिनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, तो नॉर्मली जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस, वो सभी आएंगे इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद है क्रिया प्रधान, मतलब जो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, अपने कार्य के प्रति वफादार होते हैं, अपना जो रिजल्ट है उनको बेस्ट देना होता है। तो जो टॉपर्स वगैरह होते हैं, जो पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट होते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, क्रिया प्रधान के अंतर्गत। फिर इसके बाद
पर्सनैलिटी का अगला टाइप किस बेसिस पे है, वो है विभिन्न वैज्ञानिकों का वर्गीकरण। मतलब जो अनेक साइंटिस्ट आए थे उन लोगों ने पर्सनैलिटी को किस बेसिस पे बताया। तो सबसे पहला वैज्ञानिक था स्प्रेंगर, सबसे पहला है स्प्रेंगर। और स्प्रेंगर ने कितने बताए टाइप पर्सनैलिटी के, इसने बताया सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कलात्मक, राजनीतिक और वैचारिक। इसने पर्सनैलिटी के इतने सारे टाइप्स बताए। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहला है सामाजिक। अब सामाजिक क्या होता है, नाम से पता लगेगा, वह व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या होगा, वह व्यक्ति जिसमें समाज के लोगों के साथ मिलने जुलने, उठने बैठने, संपर्क बनाने, सुंदर सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है, वे सामाजिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। मतलब जो व्यक्ति जिन लोगों का व्यक्तित्व सामाजिक होता है वो कैसे होंगे, समाज से जुड़े हुए होंगे, समाज के लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, उनसे बातें करना, उनके साथ इंटरएक्शन करना, अच्छे संबंध बनाना, मधुर संबंध बनाना, उनमें वो कैपेसिटी होती है, उनका ये गुण होता है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। फिर अगला है धार्मिक। मतलब जिन लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, वो लोग कैसे होंगे, धर्म से जुड़े हुए होंगे। जैसे ये था सात्विक वाला, धर्म से जुड़े हुए होंगे, भगवान में बिलीव करते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं। तो वो लोग किस में आएंगे, धार्मिक के अंतर्गत। फिर उसके बाद है आर्थिक। अब आर्थिक में कौन कौन आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, इस श्रेणी के अंतर्गत वो लोग आएंगे जो तन धन और मन कमाने में लगे रहते हैं। इनके लिए कौन अर्थ जरूरी होगा, आर्थिक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा धन होता है। तो इसका अर्थ होगा वो लोग जिनको किसकी ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा धन की, किसी भी तरीके से बस पैसे कमाने में लगे होते हैं, धन को जुटाने में लगे होते हैं। तो उनका जो पूरा जीवन है वो किस पे डिपेंड रहता है, धन पर जीवित रहता है। तो उनका जो व्यक्तित्व कैसा हो जाता है, आर्थिक व्यक्तित्व हो जाता है। फिर उसके बाद है कलात्मक। अब जिन लोगों का व्यक्तित्व कलात्मक होता है वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग क्या होंगे, कलात्मक। मतलब उनमें क्या होती है, कला होती है, कुछ ना कुछ कला। जैसे संगीतकार होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, तो उनका जो उनमें कौन सी कला है, पेंटिंग करने की कला है, तो वो चित्रकार इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ उनमें कला होती है, वो किसके अंतर्गत आता है, कलात्मक व्यक्तित्व के अंतर्गत। फिर उसके बाद है राजनीतिक। अब राजनीतिक में वो लोग आएंगे जिनकी रुचि किस में होगी, राजनीति में होगी, पॉलिटिक्स में होगी, तो उनका व्यक्तित्व राजनीतिक हो जाता है। फिर उसके बाद है वैचारिक। अब वैचारिक में कौन कौन आएंगे, ऐसे लोग का किस में आते हैं, बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं। ऐसे लोगों को क्या अर्जित करना होता है, ज्ञान। मतलब वैचारिक, विचार करना। और विचार कौन करेगा, जिसमें ज्ञान होगा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होगा, नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, वो लोग क्या कैसे होते हैं, वैचारिक होते हैं। तो पर्सनैलिटी का ये वर्गीकरण किसने किया था, स्प्रेंगर ने। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए C.S. चुंग। कौन आया, C.S. चुंग। इसने पर्सनैलिटी के 3 टाइप बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब अंतर्मुखी के अंतर्गत कौन आएगा, नाम से पता चल रहा है। अंतर मतलब अंदर, मुखी मतलब पर्सनैलिटी, मतलब वे पर्सनैलिटी, लोगों का वह पर्सनैलिटी जिसमें क्या होता है, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुद के अंदर ही रखते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं। तो इसे देखें तुम, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। मतलब जो लोग अंतर्मुखी होते हैं उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, शांत होता है, उन्हें एकांत पसंद होता है, ज़्यादातर लोगों से बातचीत नहीं करते, अपने में लगे रहते हैं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, अपने जो विचार हैं खुद तक रखेंगे, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग किस में आते हैं, अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। ये कम बोलने वाले और लज्जाशील होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, कम बोलते हैं, इन्हें शर्म आती है, ये लोग भीड़ से घबराते हैं, लोगों से दूर रहते हैं और इन्हें हंसी मजाक पसंद नहीं होता। पढ़ाई में इनकी ज़्यादा रुचि होती है, क्योंकि क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने में लगे रहते हैं, खुद की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, भीड़ वाले एरिया में नहीं जाते हैं, लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर दूर रहते हैं। और ऐसे ये लोग कैसे होते हैं, लगनशील होते हैं, मतलब इनमें लगन होती है, अपनी धुन के ये लोग पक्के होते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, छाल कपट से दूर रहते हैं, है ना। मतलब जो लोग एकांत प्रिय होंगे, अंतर्मुखी होंगे, तो वो कैसे होंगे, खुद में लगे रहेंगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, चुपचाप रहते, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो उनका स्वभाव कैसा होता है, शांत होता है, एकांत प्रिय हो गए। और स्वभाव में कैसे होंगे, शांत होंगे, तो सीधे साधे हो गए, उन्हें ज़्यादा छल कपट नहीं आएगा। तो ये कैसी पर्सनैलिटी होती है, शांत वाली। फिर उसके बाद है बहिर्मुखी।
तो बहिर्मुखी इसका अपोजिट हो जाएगा। ये एकांत प्रिय होते हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले लोगों में ज़्यादा रहते हैं, लोगों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद होता है, जो भी होता है ये लोग मुंह पे बोल देते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, ये समाज केंद्रित होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा मिलना जुलना इन्हें पसंद होता है, अधिक लोगों से मिलना, उनसे बातें करना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है, और ये मुश्किलों से जल्दी घबराते नहीं हैं। फिर उसके बाद आता है उभयमुखी। उभयमुखी के अंतर्गत क्या आएंगे, ये दोनों आएंगे, मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिनमें किसी समय अंतर्मुखी का गुण होता है और किसी समय बहिर्मुखी का गुण होता है। तो ऐसे लोग किसके अंतर्गत आते हैं, उभयमुखी के अंतर्गत। फिर उसके बाद है अगला क्रैशमर के अनुसार, फिर साइंटिस्ट था क्रैशमर। इसने पर्सनैलिटी के कितने टाइप बताए। सबसे पहला इन्होंने बताया गोल मटोल। वे व्यक्ति मोटे, आराम पसंद एवं छोटे कद वाले होते हैं, ये मिलनसार एवं सामाजिक होते हैं। मतलब इन्होंने किस बेसिस से बताया, शारीरिक रचना। गोल मटोल शरीर से हो गया, तो क्रैशमर का वर्गीकरण का आधार क्या है, शारीरिक रचना। तो मतलब जो व्यक्ति बाहर से देखने में शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, मोटे होते हैं, छोटे कद वाले होते हैं। तो ऐसे कैसे ये लोग कैसे होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है, हंसना खेलना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये लोग कैसे होते हैं, गोल मटोल व्यक्तित्व वाले। फिर अगला है सुडौल। सुडौल का अर्थ, ऐसे व्यक्तियों का शरीर गठीला, हष्टपुष्ट और सुगठित होता है और ये शक्तिशाली होते हैं। सुडौल मतलब गोल मटोल वाले कैसे होते हैं, मोटे हो गए, हाइट में कम हो गए, तो और क्या होगा, तो ये हंसी मजाक वाले होंगे। और सुडौल कैसे होते हैं, शरीर में हष्टपुष्ट होते हैं, तो क्या होंगे, ये लोग ताकतवर होते हैं। फिर उसके बाद है दुबले पतले लोग। अब दुबले पतले लोग कैसे होंगे, एकदम सुकड़े से होंगे, और वो कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी होने के साथ ये लोग कैसे होंगे, इनका शरीर दुबला पतला होता है और ये व्यवहार में शर्मीले होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, दुबले पतले के अंतर्गत। फिर क्रैशमर ने जो लास्ट वर्गीकरण बताया वो है विशिष्ट शारीरिक गठन वाले। इसके अंतर्गत कौन लोग आएंगे, जिन लोगों में उपरोक्त तीनों ही प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं वे शारीरिक गठन वाले के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो लोग गोल मटोल होंगे लेकिन ताकतवर भी होंगे, दुबले पतले होंगे, तो क्या होंगे, शर्मीले होंगे। तो मतलब जिसमें इन तीनों की पर्सनैलिटी का शो होता है, तीनों पर्सनैलिटी शो करते हैं, वो लोग किस में आते हैं, विशिष्ट शारीरिक गठन में। तो ये क्या थे, पर्सनैलिटी के टाइप्स की पर्सनैलिटी किस टाइप से होती है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने बताए थे, स्प्रेंगर, C.S. चुंग और क्रैशमर ने बताया। फिर उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार बताए थे, मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी बताया। जो नॉर्मली जो 3 पर्सनैलिटी देखी जाती है वो थी राजसी, तामसिक और सात्विक, ये तीनों पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद है अगला टॉपिक, व्यक्तित्व में व्यक्तिकता। मतलब हर एक व्यक्ति अलग अलग होते हैं, हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत क्या था, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। तो उसी तरह व्यक्तित्व का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। तो सेम व्यक्तित्व विभिन्नता के जैसा ही है ये भी। तो इसमें देखते हैं, व्यक्तित्व में व्यक्तिकता। व्यक्तित्व क्या हो गई, पर्सनैलिटी, और व्यक्तित्व का मतलब डिफरेंस। इसका अर्थ कि पर्सनैलिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब पर्सनैलिटी में डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, इसका अर्थ क्या हो गया, व्यक्तिक विभिन्नता। तो व्यक्तित्व में व्यक्तिकता का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति में व्यक्तिक विभिन्नता होती है, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होगी। तो क्या वो शो करेगा, व्यक्तिकता शो करेगा। तो अब जब व्यक्तिक विभिन्नता होती है तो व्यक्ति अलग अलग पर्सनैलिटी शो करेगा। तो इस पर्सनैलिटी के कारण क्या होंगे,
जो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण थे वो इसके भी कारण होंगे, क्योंकि ये हो किसके कारण रहा है, व्यक्तिक विभिन्नता के कारण ही व्यक्तिकता हो रही है, तो जो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण है वो इसके भी कारण होंगे। तो सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा, सबसे पहला कारण वही जो जनरली जितने भी फैक्टर पड़े उनमें था, शारीरिक गठन या शारीरिक रचना। क्योंकि हमने जब अभी पर्सनालिटी के टाइप पढ़े उसमें क्या शारीरिक रचना सब में थी, मतलब जो शरीर का आकार था वो भी पर्सनालिटी को डिपेंड कर रहा है, पर्सनालिटी उस पर डिपेंड कर रही है। तो व्यक्ति में जो विभिन्नता होगी वो उसकी शारीरिक रचना पे भी डिपेंड करेगी। अगर कोई गोल मटोल इंसान है तो वो कैसा होता है, हंसमुख होता है। जो दुबला पतला होता है वो चिड़चिड़ा होता है। तो उससे पर्सनैलिटी में चेंजेस आ गए, तो शारीरिक रचना भी पर्सनैलिटी को वो इफेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद वंशानुक्रम, फैक्टर्स यही है, सबके कारण भी एक जैसे ही है इसमें, क्योंकि ये विकास से पढ़ रहे हैं, विकास का जो फैक्टर्स थे वही व्यक्तित्व विकास के भी फैक्टर्स होंगे। तो उसके बाद अगला है वंशानुक्रम। इसके अंतर्गत देखते हैं कि व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होंगे। इसका निर्धारण शिशु के जन्म से पहले ही हो जाता है। शिशु के जन्म से पहले हो रहा है, मतलब माता पिता के द्वारा। तो जब हम वंशानुक्रम की बात करते हैं तो वंशानुक्रम में क्या आता है, माता पिता के द्वारा जो लक्षण आएंगे। और जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे व्यक्तित्व विकास में, जब हम लक्षण की बात करते तो उसे क्या कहते हैं, शील गुण। कि माता पिता द्वारा जो लक्षण बालक में, माता पिता के द्वारा जो लक्षण बालक में आएंगे वो प्रोसेस क्या होती है, वंशानुक्रम। तो बालक की कुछ पर्सनालिटी तो माता पिता के द्वारा भी डिसाइड हो गई। तो जो माता पिता के लक्षण होते हैं वही बच्चे में आ गए, मतलब पूरे नहीं आते, 100 में से 30-40% माता पिता के आ गए, तो उसकी कुछ पर्सनालिटी पहले से डिसाइड हो गई। तो वंशानुक्रम ने इफेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद अधिगम, अधिगम एवं प्रशिक्षण। अधिगम एवं प्रशिक्षण का अर्थ, अधिगम का अर्थ क्या है, सीखना, तो लर्निंग। और प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, ट्रेनिंग। अब लर्निंग और ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या आएगा कि बाल्यावस्था के बालकों में न तो सद्गुण होते हैं न ही दुर्गुण होते हैं। माता पिता, संगी साथी, शिक्षक, दोस्त के लोग ही उसे सद्गुण एवं अवगुण सिखाते हैं। मतलब बालक जो होता है, जो बाल्यावस्था में जो बालक होता है उससे अच्छे गुण और बुरे गुण के बारे में पता नहीं होता कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। ये सब उसे कौन बताता है, फैमिली वाले, आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग, स्कूल में टीचर्स, फ्रेंड्स वगैरह, ये सब बताते हैं। तो उसको क्या बता रहे हैं, उसे हम लर्निंग कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके द्वारा बालक में व्यक्तित्व का विकास होगा। अब उसे लर्निंग के द्वारा मतलब उसे सिखाया जा रहा है, उसे सब बताया जा रहा है, कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है, कौन सा अच्छा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अब वो सिखा रहे हैं, तब से वो एक्सेप्ट करेगा, अपने पर्सनालिटी में लेगा, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। फिर अगला फैक्टर और होता है वातावरणीय कारक। और कौन इफेक्ट करता है, वातावरणीय कारक। अब वातावरणीय कारक एनवायरनमेंट में कौन कौन होते हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी चीज़ें आ जाती है जो हमारे चारों ओर उपस्थित हैं। जैसे पारिवारिक वातावरण में माता पिता आ गए, और पारिवारिक वातावरण में कारक कौन से हो गए, माता पिता हो गए, परिवार में आ गए, सामाजिक में समाज आ गया, विद्यालय में स्कूल टीचर्स, ये सब आ गए। मतलब इन सब के द्वारा जो बालक की पर्सनैलिटी बनेगी वो किसके अंतर्गत आती है, वातावरणीय कारक के अंतर्गत। तो ये क्या थे, जो अलग अलग व्यक्तियों में की जो पर्सनैलिटी होती है उनमें डिफरेंस के कारण क्या, कि उनकी जो अलग अलग पर्सनैलिटी दिख रही है उसका कारण क्या है। तो कौन कौन से कारण है, उनकी शारीरिक रचना, उनका वंशानुक्रम, उनका वातावरणीय कारक और उनका अधिगम और प्रशिक्षण। फिर उसके बाद अगली हेडिंग है, अगला जो टॉपिक है हमारा, जो व्यक्तित्व में दृढ़ता होती है। मतलब दृढ़ता का अर्थ होता है धुन का पक्का होना, एक ही बात पर डटे रहना। क्या हो गया, धुन का पक्का, धुन का पक्का है तो उसे और क्या कह सकते हैं, हम जिद भी कह सकते हैं।
जिद, हठी। मतलब जो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, वो धुन क्या कुछ ज़्यादा ही पक्के होंगे, ज़िद्दी होते हैं, हठी होते हैं। कुछ लोगों की ये पर्सनैलिटी होती है तो उसे क्या कहते हैं, दृढ़ता, यानी व्यक्तित्व दृढ़ता क्या है। तो इसमें देखते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि दृढ़ता, धुन, हठ, जिद पर अड़ जाना। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्तित्वशील गुण सदैव एक जैसा या स्थिर नहीं होता। मतलब जो पर्सनैलिटी होती है वह लोगों की एक जैसी नहीं होती, कभी ये हो जाएगा तो कभी ज़िद्दी हो जाएगा तो कभी वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब पर्सनैलिटी एक जैसी कभी नहीं रहती है। तो बालक में जो ये ज़िद हो रही है, हठ हो रहा है, उनमें जो दृढ़ता हो रही है, उसका कारण क्या है, इसका होने का कारण क्या है, ये किस तरीके से होगा। तो उसके जो कारण है, यही सब कारण है। शारीरिक रचना हो जाएगी, है ना, बालक का शारीरिक रचना होती है, उसके कारण में बालक ज़िद्दी और हठी हो जाता है। उसका जो वंशानुक्रम है, माता पिता ज़िद्दी है, माता पिता का व्यवहार ऐसा है तो बालक का व्यवहार भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बालक के जो कुछ लक्षण होते हैं वो माता पिता के द्वारा आते हैं। तो उनके माता पिता से हो सकता है कि ये ज़िद्दी का गुण आ गया हो, ठीक है। फिर उसके बाद वातावरणीय कारक, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है तो उससे भी वो ज़िद्दी हो सकता है। फिर उसके बाद है अधिगम और प्रशिक्षण, मतलब उसे सिखाए, कुछ लोग अच्छी बातें भी सिखा देंगे और जो नहीं चाहने वाले होंगे उसे बुरी बातें भी सिखा देंगे। उसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो इनके साथ एक और होगा सामाजिक, समाज का वातावरण भी उसे इफेक्ट करा, उसके कारण भी वो ज़िद्दी और हठी हो सकता है। और क्या होगा, और उसके बाद हो जाएगा माता पिता के मूल्य। माता पिता के मूल्य का अर्थ है, मूल्य का मतलब पैसे नहीं कि माता पिता के पैसे, मतलब माता पिता के मूल्य का अर्थ होता है कि माता पिता किस तरीके से आपस में व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि बालक क्या करता है, देखकर सीखता है, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। अब माता पिता के बीच जिस तरीके का व्यवहार है वही बालक देख रहा है तो बालक वही सीखेगा, तो वह उसकी पर्सनैलिटी में वही एक्सेप्ट कर लेगा। अगर बालक अच्छी बातें सीख रहे हैं तो उसका व्यवहार कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर वो माता पिता के बीच के जो संबंध है उसको बुरी तरीके से ले रहा है, गलत सीख रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी इफेक्ट हो जाएगी, वह भी ज़िद्दी और हठी हो जाएगा। तो इससे व्यवहार में क्या आएगी, दृढ़ता आ जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सभी क्या है, दृढ़ता के कारण है कि बालक के ज़िद्दी और हठी होने के ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो दृढ़ता होती है इसके लाभ भी होते हैं, या इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बालक को बाल्यकाल से ही कुसमायोजन के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसकी पहचान करनी चाहिए। मतलब जब बचपन में लगे कि बालक गलत आदतें सीख रहा है, उसमें गलत व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, गलत पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, बचपन से उसे रोक लेना चाहिए। फिर बालक को बचपन से ही अच्छे शील गुण सिखाने चाहिए। शील गुण का अर्थ क्या है, लक्षण। मतलब अगर बालक बचपन से ही गलत आदतें सीख रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो हमें उसे उसी टाइम टोक देना चाहिए, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी वो आदत छूट जाएगी और वह अच्छी आदत सीख जाएगा। तो ये जिद छूट जाएगी उसकी, ये बुरी आदत है ये भी टूट जाएगी। फिर उसके बाद अगर हमें उसमें बुरे लक्षण दिखने लगे तो उसको क्या करना चाहिए, उसे अच्छे लक्षण बताने चाहिए, उसमें अच्छे लक्षणों का विकास करना चाहिए। फिर उसके बाद अगला है, व्यक्तित्व की दृढ़ता के आधार पर बाल्यावस्था में देखकर ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब अगर बालक को बचपन में दिखाई दे कि वह ज़िद्दी हो रहा है, कि वह हठी हो रहा है, तो उसका फ्यूचर का पता लगा सकते हैं कुछ लोग कि यह इस टाइम पे ये ज़िद कर रहा है तो ये फ्यूचर में जाके ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो ये सब क्या है, दृढ़ता के कमियां हैं कि दृढ़ता के होने पर या ज़िद्दी होने पर, हठी होने पर बालक का व्यवहार किस तरीके से होगा। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।